फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से एक नए टॉपिक बायोडायवर्सिटी के एक नए टॉपिक पर हम लोग काम करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं, कुछ देखते हैं। अभी पिछली क्लास में मैंने बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट जो हैं मैंने आप लोगों को बताया था। इस हॉट स्पॉट में ये बात चर्चा हुई कि जीव जंतु इस समय प्रभावित हो रहे हैं। जरा आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या क्या हमें पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो है जैव विविधता का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। जैसा मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि ये जो बायोडायवर्सिटी है ये हमारे लिए रिसोर्स है। वनस्पति है तो मानव का अस्तित्व है, वनस्पति है तो मानव के लिए बहुत सारे उत्पाद हैं, लकड़ी है और बहुत सारी चीजें, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं तो मानव का अस्तित्व है। यानी कि जैव विविधता यदि बची रहेगी तो मानव का अस्तित्व बचा रहेगा। यदि जैव विविधता गड़बड़ हुई तो डेफिनेटली ह्यूमन का एग्जिस्टेंस भी खतरे में आ जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इट्स ए सिंपल। और इस दिशा में कार्य होना बहुत जरूरी है। एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि मानव इस चीज को समझता है काफी हद तक, परंतु उसकी असीम धन लोलुपता या सिंपल कहें गिद्ध दृष्टि जो प्रकृति पर पड़ गई है, उसका परिणाम ये है कि गिद्ध भी बेचारा अपना अस्तित्व नहीं बचा पा रहा है, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। जो हम लोग फ्रेज बोलते हैं, मुहावरा बोलते हैं, गिद्ध दृष्टि। गिद्ध दृष्टि का सामान्य अर्थ यह होता है कि गिद्ध जो होता है किसी भी जीव जंतु के मरने का इंतजार करता रहता है कि कब मरे और मैं खाऊं। तो उसी संदर्भ में आज मानव प्रकृति का दोहन कर रहा है, अनेक तरह से दोहन कर रहा है। परिणाम यह हो रहा है कि बायोडायवर्सिटी खत्म होती जा रही है। ठीक, जब हम ही इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो इसको बचाएगा कौन भाई? हम ही बचाएंगे ना। ऊपर वाला तो आके बचाएगा नहीं। ऊपर वाला तो यही कहेगा भाई हमने तो बना के आपको चीज दे दी थी बहुत अच्छी, और आपने अपने दिमाग का फालतू इस्तेमाल करके उस चीज का नाश कर दिया, अब आप भी नाश हो जाओ। क्योंकि यह भी सत्य है कि जिस दिन जैव विविधता समाप्त होगी, लास्ट में मानव भी उसी के साथ समाप्त हो जाएगा। तो मानव के एग्जिस्टेंस के लिए जैव विविधता का संरक्षण जरूरी है। इसीलिए पहले भारत के अनेक धार्मिक ग्रंथों में देखोगे जीव हत्या पाप है, सब जीवों पर दया करो, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट साहित्यों में मिलते हैं। और पहले के लोग काफी हद तक इसको फॉलो भी करते थे। बट मॉडर्न ईरा में जैसे जैसे वैल्यूज हमारी चेंज हुई और मानव धीरे धीरे आर्थिक मानव बनने लगा,
अर्थात पैसा ही सब कुछ होने लगा, तो चाहे भाई जंगल काट के पैसा मिले, चाहे हाथी को मार के मिले, चाहे शेर की खाल बेच के मिले, चाहे टाइगर की राइनो की, गैंडे की हड्डी बेच के मिले, मानव यह काम बड़े जोर शोर से करने लगा। परिणाम यह हुआ कि जंतु बड़ी तेजी से विलुप्त हुए और धीरे धीरे जंतु ही नहीं, वनस्पति विलुप्त होने लगी। वनस्पति विलुप्त होंगी तो जंतु विलुप्त होंगे, जंतु विलुप्त होंगी तो वनस्पति विलुप्त होंगी। तो यह क्रिया एक दूसरे के साथ, एक दूसरे पर निर्भर है। परिणाम यह हुआ कि संकट हमने पिछली क्लासों में देखा। तो ऑब्वियस सी बात है, अब हम ही को प्रयास करना पड़ेगा ना कि जीव जंतुओं को कैसे बचाया जाए। जब जीव जंतुओं के संरक्षण की बात होती है तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इनको बचाने के लिए विश्व स्तर पर प्रयास तो हो ही रहा है। भारत सरकार द्वारा अपने स्तर पर विशेष रूप से शुरू किया गया, अलग अलग कार्यक्रम चलाए गए। उन कार्यक्रमों पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे, पर कुछ प्रोग्राम जो हैं, कुछ कार्यक्रम जो हैं, यानी कि उनको संरक्षण करने के लिए व्यापक स्तर पर जो चलाए गए, उनको देखते हैं। जब जीव जंतुओं के संरक्षण की बात होती है तो जीव जंतुओं का संरक्षण विभिन्न प्रकार से शुरू किया गया। जीव जंतुओं का संरक्षण हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। एक पहला जो है स्थानिक संरक्षण, स्थानिक संरक्षण यानी इन सीटू, और दूसरा बाह्य स्थानीय संरक्षण या अनियंत्रित संरक्षण। अनियंत्रित संरक्षण एक्ट C2 दो तरह से हो सकता है। स्थानिक संरक्षण का सामान्य अर्थ यह है कि जीव जंतुओं को उनके पर्यावरण में रहते हुए ही संरक्षण किया जाए। जीव जंतुओं को उसके पर्यावरण में रहते हुए ही संरक्षण किया जाए, क्योंकि किसी भी जीव जंतु का सर्वोत्तम विकास उसके स्थानीय पर्यावरण में ही होता है। जैसे अभी मान लो मैं आप लोगों से कहूं कि बच्चों, भारत में शेर बहुत तेजी से कम हो रहे हैं, भारत में शेर विलुप्त हो रहे हैं, तो क्या किया जाए भाई? तो आप लोग ही कहोगे सर ऐसा करें, जंगल से उन्हें निकाल के और विशेष रूप से उनको कुछ ऐसे एरिया में घेर के रखा जाए ताकि कोई शिकारी शिकार न कर सके, कोई जंतु ने मार न सके। और परिणाम यह होता है कि हम उनको लाकर एक चिड़ियाघर में बंद कर देते हैं। ठीक है भाई, क्यों सुरेश, बंद कर देते हैं, अच्छा रहेगा ना? परंतु बच्चों, इसमें एक बात मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि ऐसे में उस जंतु का संरक्षण नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी संख्या को हम लोग धीरे धीरे घटा रहे हैं। अर्थात जब वह अपना प्राकृतिक पर्यावरण खोएगा तो उसका न सिर्फ प्रजनन क्षमता कम हो जाएगी और उसके साथ साथ उसकी एवरेज एज भी कम हो जाएगी, औसत आयु भी कम होने लगती है और वह तुलनात्मक रूप से जल्दी समाप्त हो जाएगी।
क्योंकि प्रत्येक जीव जंतु का अपनी पर्यावरण में ही बेहतरतम स्थिति रहती है। आप लोगों का ही देखिए, आप लोग जिस पर्यावरण में रहते हैं, जहां जहां आप लोग पैदा हुए और शुरुआत के 15-20 साल आप लोगों ने गुजारे, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों को उन स्थानों की याद बहुत आती होगी। आप लोग जिस गांव देहात में, जिस शहर में पैदा हुए होंगे, तो शहर की वो गलियां याद आती होंगी, और जिस गांव देहात में पैदा हुए होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो खेत खलिहान, तालाब, पोखरे, बाग आज भी याद आते होंगे। आप लोग जहां पर भी हो सकता है आप लोगों में बहुत सारे बहुत अच्छी पद पे हों, बहुत अच्छे बंगले में हो, परंतु उस गांव देहात, उस गली की बात अनपैरेलल। क्यों ऐसा? क्योंकि उस वातावरण में आप पैदा हुए हैं, तो उस वातावरण से आपका एक अपना अटैचमेंट। इसी को देखते हुए पर्यावरणविदों ने, बोटनिस्ट ने, जूलॉजिस्ट ने दो तरह के कार्यक्रम बनाए। पहला स्थानिक, यानी कि जीव जंतुओं का संरक्षण उनके स्थानीय पर्यावरण में ही किया जाए। ठीक है, स्थानीय पर्यावरण में यानी कि स्थानिक संरक्षण, इन सिटू संरक्षण को 2-3 तरह से हम लोग लागू करके कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट, अभ्यारण्य बना के वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेकंड, राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क। एंड थर्ड इज जैव आरक्षित क्षेत्र। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये 3 तरह के कॉन्सेप्ट के द्वारा हम लोग इन जीव जंतुओं का संरक्षण कर सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में बता दूं ये हैं क्या। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते हैं तो इन नेशनल पार्क के, अब जैव आरक्षित क्षेत्र के पोजीशन, लोकेशन वगैरह पूछते रहते हैं, पर उससे पहले मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाने कि ये हैं क्या, क्योंकि मेंस में आपके इनके कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर जीव जंतुओं का संरक्षण उनके स्थानीय पर्यावरण में किया जाता है। यह तुलनात्मक रूप से एक ऐसा छोटा क्षेत्र होता है जहां पर जीव जंतुओं का संरक्षण स्थानीय स्तर पर किया जाता है। याद रहेगा पहली बात, जहां पर शिकार प्रतिबंधित होता है, जहां पर शिकार प्रतिबंधित होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। परंतु सीमित आर्थिक गतिविधियां, लिमिटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जा सकती है। सीमित आर्थिक गतिविधियां यहां पर आसानी से की जा सकती है। ठीक है, ये इसकी खास बात, ध्यान रखिए।
सीमित आर्थिक गतिविधियों से मतलब ये है कि किसी जैव आरक्षित क्षेत्र में मान लो कोई यहां पर कुछ लोग रह रहे हैं आंतरिक भाग में, या हो सकता है कुछ लोग इसके समीपवर्ती भाग में रह रहे हैं, तो इनकी कुछ आवश्यकताएं होंगी, जैसे लकड़ी की आवश्यकता हो सकती है, इनकी घास की आवश्यकता हो सकती है, इनकी कुछ पत्तियों की आवश्यकता हो सकती है, कुछ वनोत्पाद की आवश्यकता हो सकती है। वे अपने लिए इनका यूज कर सकते हैं, अपने लिए इनका यूज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि भाई पता चला कि इसका व्यवसायीकरण कर रहे हैं, कि जंगल के अंदर से गए और खूब सारी घास काट के लाए और मार्केट में बेच दिया। नहीं, आप गए अपने पशु के लिए लाए, आप जंगल में गए अपने लिए लकड़ी काट के लाए, अपनी नीड के लिए, जैसे खाना बनाने के लिए। ये अपनी फुलफिलमेंट, अपनी नीड है, व्यवसायीकरण नहीं कि आप पता चला गए और काट के लाए और आप बेच रहे हैं बाजार में। तो आप लोग ध्यान रहेगा कि यह शिकार प्रतिबंधित है और सीमित आर्थिक गतिविधियां की जा सकती हैं, और इसको मान्यता राज्य सरकार प्रदान करती है। यह बात ध्यान रखिएगा, इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसे राज्य सरकार मान्यता प्राप्त करती है। वर्तमान में पूरे देश में 425 से भी अधिक, इनकी संख्या में वेरिएशन हो सकता है क्योंकि ये अक्सर अनाउंस होती रहती हैं, नई नई स्थापित होती रहती हैं। तो वर्तमान में इनकी संख्या 425 से भी ज्यादा है। ठीक है, यानी कि बड़ी संख्या में वन्य अभ्यारण्य भारत में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए भाई, अब इसके बाद जो दूसरा क्षेत्र है वो है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क तुलनात्मक रूप से एक बड़ा क्षेत्र होता है। नेशनल पार्क एक बड़ा क्षेत्र होता है जो एक निश्चित वेल डिफाइंड रीजन होता है, जिसका एक अपना निश्चित क्षेत्रफल होता है। एक सबसे खास बात आप लोग ध्यान रखिए, इट हैज वेल डिफाइंड एरिया, और यहां पर शिकार एवं आर्थिक गतिविधि प्रतिबंधित होती है। ये ध्यान रखिएगा। शिकार एवं आर्थिक गतिविधि दोनों प्रतिबंधित होती हैं। यहां पे आप शिकार नहीं कर सकते हैं और आर्थिक गतिविधि भी नहीं कर सकते किसी भी तरह की। ठीक है, तो ये दोनों बात आप लोग ध्यान रखिए। तो ये, और तीसरी बात, राज्य सरकारों की रिकमेंडेशन से, यानी कि संस्तुति से, राज्य सरकारों की संस्तुति रिकमेंडेशन से इसकी स्थापना केंद्र सरकार करती है। ध्यान रखिएगा,
This is a basic difference between national park and sanctuaries. Sanctuaries is established by state government, but national park is established by on the recommendation of state government by central government. Is established by central government through recommendation of स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारों की संस्तुति से। ध्यान रखिएगा, अंतिम अनाउंसमेंट होगा केंद्र सरकार। वर्तमान में आप देखेंगे 102 से भी अधिक नेशनल पार्क। कुछ नेशनल पार्क आकार में बहुत बड़े बड़े हैं और इतने बड़े बड़े आकार के हैं कि उसमें अनेक वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, एक नेशनल पार्क में अनेक वन्य जीव अभयारण्य भी हो सकते हैं। क्लियर? तो ये आप लोग ध्यान रखिए। एंड नेक्स्ट, जैव आरक्षित क्षेत्र। जैव आरक्षित क्षेत्र एक विशेष कॉन्सेप्ट है मॉडर्न टाइम का, जिसे यूनेस्को ने इस्टेब्लिश किया था। यूनेस्को का एक प्रतिवेदन था, एक उसकी रिकमेंडेशन थी, एक कार्यक्रम जो 1971 में प्रतिपादित किया गया, जिसको मैब नाम दिया गया, MAB। मैब मीन्स मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। यानी कि इसमें इस बात पर विचार किया गया कि मानव भी जरूरी है और जीव जंतु भी जरूरी। तो क्यों ना उन दोनों के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हुए एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जहां पर जीव जंतु वनस्पति के संरक्षण की बात हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, यूनेस्को ने यह प्रोग्राम चलाया था। यूनेस्को ने अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और 1976 में यह एक विश्व स्तर पर नियम बना। यह विश्व स्तर पर एक नियम बनता चला गया और ज्यादातर देश इस चीज को एक्सेप्ट करते। फिर एक डाटा है कि 2002 में विश्व के लगभग 94 देशों ने इस अभियान को एक्सेप्ट किया, इस विचार को एक्सेप्ट किया, अवधारणा को। और इस तरह से वर्तमान समय तक विश्व में 408 से अधिक बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं। विश्व के अलग अलग भागों में 400 से अधिक बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं। यह जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, इसमें एक बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया कि केवल जंतुओं का ही संरक्षण आवश्यक नहीं है। जैसे अब तक होता ये था कि हम लोग ज्यादा अपना फोकस जीव जंतुओं पर करते थे कि भाई इनकी हंटिंग नहीं होनी चाहिए, इनकी हंटिंग नहीं होनी चाहिए, ये गलत बात है। पर मान लीजिए कोई जंगली क्षेत्र है, यानी कि ये हो रहा ना कि उनके प्राकृतिक आवास में रहेंगे, तो प्राकृतिक आवास तो उनका जंगल है। ये कोई जंगली क्षेत्र है, उनका प्राकृतिक आवास है। इस प्राकृतिक आवास में जो बहुत सारे जंतु रह रहे हैं, इनको
आप मार तो नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं। अब आपने क्या किया, इनके जंगल खत्म कर दिए, क्योंकि पेड़ पौधों को काटने का, उनको बचाने का कोई नियम तो था नहीं कि पेड़ पौधे भाई नहीं कटने चाहिए, वो भी संरक्षित है। तो लोगों ने इस नियम का दुरुपयोग किया कि उन्होंने जीव जंतुओं को तो नहीं मारा, परंतु पेड़ पौधे की काट जारी रखी। तो परिणाम ये हुआ, उनका आवास बिखर गया, उनका आवास बिखरता चला गया। आवास कम हुए तो जंतु अपने आप ही कम हो गए, उन्हें मारने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर वो धीरे धीरे या तो माल नॉरिश्ड हो गए, कुपोषित हो गए, या बहुत सारे धीरे धीरे मानव और जंगली जीव जंतुओं के संघर्ष में मर गए। जैसे बहुत सारे जंतु मान लो किसी गांव में घुस आए, आप लोग सुनते रहते हुए कई बार टाइगर वगैरह गांव में किसी क्षेत्र में घुस जाते हैं, तो गांव देहात वाले मिलके उसको मार देते हैं। एक आध बार तो मुंबई में आप लोगों ने ये बहुत सारे इस टाइप के जंतुओं को, जंगली जीव जंतुओं को देखा होगा, संजय गांधी नेशनल पार्क से लोगों के घरों में घुसने का। तो कई बार लोगों ने उन्हें मार दिया। तो रिजल्ट ये हुआ कि जंगल नहीं कटे, परंतु जंतु घटते चले गए। ठीक है, तो उसी से बचने के लिए कि भाई नहीं, जंगल होंगे जंतु तभी होंगे, यह नियम लाया गया, जिसे नाम दिया गया जैव। जैव में जंतु भी होते हैं, वनस्पति भी होती है, यानी कि वनस्पति भी आरक्षित है और जंतु भी आरक्षित है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में यह है कि तुलनात्मक रूप से एक बहुत बड़ा निश्चित क्षेत्र होता है, इट्स ए वेल डिफाइंड रीजन एंड कंपेरेटिवली वेरी बिगर इन साइज। ठीक है, निश्चित ये भी होता है, बहुत बड़ा होता है, जहां पर वनस्पति एवं जंतु, वनस्पति एवं जंतु, एनिमल एंड प्लांट्स बोथ आर प्रोटेक्टेड, दोनों संरक्षित है। दोनों यहां पर संरक्षित है। ठीक है, पहली बात यहां पर भी, और हां, वनस्पति के संरक्षण में यह भी बात है कि वनस्पति का हर रूप संरक्षित है। मान लो उस क्षेत्र में कोई कहीं पर जंगल में काई जमी है, कहीं छोटी छोटी घासें हैं, तो वो भी आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड। सेकंड, यहां पर शिकार एवं आर्थिक गतिविधि प्रतिबंधित। दोनों प्रतिबंधित, ये भी ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, इसकी स्थापना राज्य सरकारों की संस्कृति से केंद्र सरकार करती है। ध्यान रखना, ये दोनों बातें केंद्र सरकार करती है। इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये राज्य सरकार यानी कि 2 नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, ये दोनों केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं। वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर हैं, नेशनल पार्क, अभ्यारण्य कौन कौन से इंपोर्टेंट हैं, इन पर मैं अलग से अभी चर्चा करूंगा। ठीक है,
18 बायोस्फीयर रिजर्व भारत में इस समय मिलते हैं और इसी में पहला प्रयास 1987 में नीलगिरी में किया गया। नीलगिरी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो इस तरह से इन परिभाषाओं को, ये जो शब्दावलियां हैं, इन सब पर ध्यान दीजिएगा। और दो तरह से शुरुआत हुई इन सीटू की, तो ये मैंने सारा कार्यक्रम बताया इन सीटू का। दूसरा मैंने बताया था एक्स सीटू का, यानी कि अनियंत्रित स्थाने या बाह्य स्थाने। बाह्य स्थाने का मतलब यह है कि मान लो किसी क्षेत्र में बहुत तेजी से जंगली जीव जंतु वनस्पति खत्म हो रही हैं, तो उनको वहां से निकालकर एक उपयुक्त पर्यावरण में रखा जाए, वहां पर उनके प्रजनन आदि की विशेष व्यवस्था की जाए और उस उपयुक्त पर्यावरण में जब वे एक उचित मात्रा में हो जाएं, तो फिर वहां से दूसरी जगहों पर संरक्षित किया जाए। इसके साथ साथ विशेष रूप से वनस्पतियों के बीजों को संरक्षित किया जाए, उनके बीजों को संरक्षित किया जाए, उनके फलों को संरक्षित किया जाए, जंतुओं के डीएनए वगैरह के स्पर्म को संरक्षित किया जाए कि मान लो यदि कोई अचानक ऐसी बात हो जाती है कि वे खत्म हो जाते हैं, तो उन्हें प्रजनन कराकर उन्हें विशेष प्रक्रिया द्वारा उन्हें फिर से संख्या वातावरण में पहुंचाई जा सके। ठीक है, तो इस तरह से अनेक प्रकार से जीव जंतुओं के संरक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। ठीक, तो ये हुआ जीव जंतुओं के संरक्षण का कार्यक्रम भारत में। जैसे मैंने कहा, अनेकों अभ्यारण्य हैं, अनेक नेशनल पार्क हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इन सब पर हम लोग डिटेल चर्चा, जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फैक्चुअल है, उन सभी की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।